हमारा आज का टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले आपने लीनियर सिस्टम को सॉल्व किया होगा मुख्तलिफ तरीकों से, एलिमिनेशन मेथड, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल। आज हम नया मेथड सीखने जा रहे हैं, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ m लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन n वेरिएबल। ये इस तरह का सिस्टम आपने पहले भी देखा होगा। a11x1 प्लस a12x2 प्लस अप टू a1n इक्वल c1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें n अननोन्स या वेरिएबल हैं, x1 x2 अप टू xn। इसी तरह एक और इक्वेशन है हमारे पास, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू a2n xn इक्वल c2। इसी तरह हमारे पास m इक्वेशन है, n वेरिएबल्स या n अननोन्स में, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन m वेरिएबल इन n वेरिएबल। और m इक्वेशन है, इसको सिंपली हम कहते हैं m बाय n लीनियर सिस्टम ओवर r। ओवर r इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं एज और ये जितने भी कांस्टेंट हैं, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, इसलिए हम कहते हैं सिस्टम ओवर r, रियल नंबर पे सिस्टम है। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, पहले देखते हैं सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। The set of values x1, x2 up to xn for which all of the above equations are satisfied is called solution of this system. There are three possibilities regarding solution of such system: a unique solution, infinite number of solution, and no solution. तीन ही possibilities है regarding existence of the solution. Unique solution सिर्फ एक ही solution होगा, infinite number of solution होगा, no solution। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लीनियर सिस्टम के दो सोल्यूशन हो, 3 हो या 10 हो या 15 हो, या तो सिर्फ एक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अगर सिस्टम का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास सिस्टम है 10a 13a प्लस 10b इक्वल 3, 5a प्लस 2b इक्वल 3। ये दो हमारे पास इक्वेशन है, तो ये a इक्वल 1 और b इक्वल -1, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है सिस्टम। मैट्रिसेस, A matrix is a rectangular array of the numbers or variables etc. of the form ये 2 0 x -9 1 3। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या अरे है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम लिखते हैं किस तरह, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ की गई है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, जैसे इसको ए से डिनोट किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लेटर ही से किया जाए, स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स, रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं, ये रो है, ये रो है, तो इसके अंदर 2 रो है। और इसका कॉलम्स क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट, ये 3 कॉलम है, इसके अंदर 2 रोज है। और रोज और कॉलम्स को लेबल भी हम कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम डिनोट कर देते हैं R1 से, ये तो कैपिटल R लिखते हैं या स्मॉल r लिखते हैं, इस तरह इसको हम डिनोट कर देंगे R2 के साथ। इस तरह कॉलम तो हमारे पास 3 है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको C1 से डिनोट कर देंगे, इसको C2 से कर देंगे और इसको C3 से डिनोट कर देंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर ही आ जाएगा, इस तरह से लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं 2 by 3 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, if a matrix A has an element in its ith row and jth column, then it can be denoted by this। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है तो उसका हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे AIJ। इसका मतलब है कि एलिमेंट हमारा ith रो और jth कॉलम में है, या ये सिंपल यूज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा ईजी है, A और अंडरस्कोर में IJ, सब स्क्रिप्ट में IJ लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम इसको डिनोट कर दें A के साथ, A मैट्रिक्स के साथ, इसका हम ये एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं A12। A12 का मतलब क्या है, एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो ये आ गई और सेकंड कॉलम ये आ गया, तो ये है एलिमेंट।
ये आ जाएगा हमारे पास 0। लीनियर सिस्टम एंड मैट्रिसेस। ऊपर अभी जो हमने लीनियर सिस्टम देखा था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो हमने लीनियर सिस्टम देखा था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं कैसे? हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स, इनका एक मैट्रिक्स बनेगा। ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स आ गए, इनका एक मैट्रिक्स बनेगा। बिल्कुल वही जो ऑर्डर जो हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद था, वही ऑर्डर फॉलो करना है हमने। और हमारे पास वेरिएबल्स का एक कॉलम बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको वेक्टर कहते हैं, वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। और इस तरह से कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसी तरह रो मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब क्या है, जिसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देंगे, ए एक्स इक्वल सी। और यहाँ पे ए क्या है, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, एक्स क्या है ये, और सी ये है हमारे पास। यहाँ तक का जो काम है, तकरीबन सारा वो काम है जो कि आप लोगों ने पहले देखा होगा। जब वो इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड्स या सॉल्व करते थे, तो यहाँ तक काम पहले भी करते थे, या क्रैमर्स रूल में करते थे। कि पहले हम ये मैट्रिसेस बनाते थे, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते थे। अब आगे चल के हमारा नया काम शुरू होगा, लीडिंग एलिमेंट। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो कंसिडर्ड फ्रॉम लेफ्ट इज कॉल्ड द लीडिंग एलिमेंट। किसी भी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे कि ये रो है, सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो ये लीडिंग एलिमेंट है इस रो का। सेकंड रो में देखिए, सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, ये लीडिंग एलिमेंट है। थर्ड रो में ये लीडिंग एलिमेंट है। द लीनियर सिस्टम इन एग्जाम्पल 1 कैन बी रिटन एज, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल 1 की थी, ये लिखी थी ये, इसके देखें कोफिशिएंट्स क्या है, 13, 10, 5, 2। ये लिखती है 13, 10, 5, 2, ये लिखती है। और साथ में वेरिएबल्स हमारे पास ए और बी थे, और राइट साइड पे कॉन्स्टेंट हमारे पास 3 और 3 थे। ये हमने लिख दिया यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में। रो एचेलॉन फॉर्म। रो एचेलॉन फॉर्म क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रो एचेलॉन फॉर्म इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये जैसे एक मैट्रिक्स है ये, या कोई और मैट्रिक्स हो, ये रो एचेलॉन फॉर्म में कब कहलाएगा? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ऑल लीडिंग एलिमेंट्स इफ एनी इक्वल 1। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट्स 1 होंगे, अगर तो कोई है, लिखा हुआ है इफ एनी, अगर कोई लीडिंग एलिमेंट है तो 1 के इक्वल होंगे। इफ अ रो हैज लीडिंग 1 इन द jth कॉलम, देन द लीडिंग 1 इन द नेक्स्ट रो इफ एनी, यानी कि अगर है, इज इन सम j प्लस kth कॉलम। किसी एक रो में jth कॉलम में अगर है, यानी कि कह लें कि आपको सेकंड कॉलम में है, लीडिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम में है, तो उससे जो अगली रो आएगी उसके अंदर लीडिंग एलिमेंट कहाँ पे होगा? सेकंड कॉलम में नहीं होगा, बल्कि वो सेकंड कॉलम के राइट पे कहीं पे होगा। यानी कि थर्ड कॉलम में हो सकता है, फोर्थ कॉलम में हो सकता है, फिफ्थ कॉलम में हो सकता है। तो क्या लिखा है कि अगर jth कॉलम में लीडिंग एलिमेंट है एक रो में, तो उससे जो अगली रो है उसमें अगर तो लीडिंग एलिमेंट मौजूद है, तो वो कहाँ पे होगा? j प्लस kth कॉलम में। आसान लफ्जों में ये कि उसके राइट पे होगा, यानी कि जहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये मौजूद है, अगला लीडिंग 1 इसके राइट पे कहीं पे होगा। ऑल द जीरो रोज इफ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। जीरो रोज भी हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर, अगर कोई है तो वो सब की सब मैट्रिक्स के बॉटम में, यानी कि बिल्कुल नीचे होंगी। इट इज क्लियर दैट ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग 1 आर जीरो इफ द मैट्रिक्स इन द रो एचेलॉन फॉर्म। एक लीडिंग 1 हमारे पास अगर है तो उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, अगर तो मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है तो। ये पहली जो सबसे कंडीशन लिखी ना कि लीडिंग एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा जब हम प्रैक्टिकली आगे चल के काम कर रहे होंगे। यानी कि 1 होना इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये काफ़ी हमारे लिए होगा कि कहीं पर भी अगर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है, चाहे वो 1 है या नहीं, तो उससे जो अगली रो है उसका लीडिंग एलिमेंट राइट पे जाके कहीं पे होगा। 1 ना भी हो तो भी काम चल जाता है। और ये हमारे पास मैट्रिसेस है। अब देखें यहाँ पे ये रो एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, लीडिंग एलिमेंट ये है 1 है, लीडिंग एलिमेंट ये है 1 है। जीरो रोज देखें, इसके अंदर एक जीरो रो थी सबसे नीचे है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास लीडिंग एलिमेंट अगर यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम में, तो उससे अगली रो में लीडिंग एलिमेंट इसके राइट पे आ रहा है।
तो लिहाजा ये रो एचेलॉन फॉर्म में है। बी मैट्रिक्स में देखते हैं ये लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग 1 है, अगली रो में देखें लीडिंग 1 ये, अब ये इसके नीचे आ गया। होना ये चाहिए था कि इसके राइट पे हो, अगर तो ये रो एचेलॉन फॉर्म में है इसके राइट पे होना चाहिए था, तो लिहाजा ये रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखते हैं लीडिंग एलिमेंट ये 1 है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है, ये यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 इसके नीचे आ रहा है, जबकि इसको इसके राइट पे होना चाहिए था, लिहाजा ये रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखिए लीडिंग एलिमेंट 1 यहाँ पे, इससे अगला लीडिंग एलिमेंट इसके राइट पे है, और इससे आगे तो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, और 0 रो एक थी वो बिल्कुल बॉटम में है, लिहाजा ये रो एचेलॉन फॉर्म में है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, there are following 3 elementary row operations that can be performed to obtain the row echelon form of a matrix। ये जैसे मैट्रिक्स हमारे पास है, ये रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, इसको रो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे पास ये रो ऑपरेशन मौजूद हैं, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सबसे पहला क्या है, अ रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जब लिखा है ना मल्टीप्लाइड, तो ऑब्वियस बात है कि डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 होता और हमें यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट चाहिए 1, तो हम क्या कर सकते थे, इस रो को 1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को 1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। सेकंड हमारे पास रो ऑपरेशन कौन सा है, अ रो और इट्स स्केलर मल्टीपल कैन बी एडेड टू अनदर रो। एक रो को दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है, जैसे इन 2 को ऐड किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है, या फिर किसी एक का स्केलर मल्टीपल दूसरे में ऐड किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम भी आई थी कि हमारे पास लीडिंग 1 ये है, इससे अगला लीडिंग 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको हर सूरत 0 होना चाहिए था, तो हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं, अभी हमने सेकंड रो ऑपरेशन कौन सा देखा है कि किसी एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरे में ऐड हो सकता है, तो इस रो को यानी R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1, 0, ये बन जाएगा -7, और जब इसमें ला के ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0, 1 -1 0, 0 + 2 2 आएगा, -9 -7 ये क्या बन जाएगा यहाँ पे -16, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में हम ऐड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जब हम इसके स्केलर मल्टीपल इसका हासिल कर रहे होंगे तो हमें ये नहीं करना कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको हटा के इनकी जगह ये नंबर्स लिख दें, ये नहीं लिखना, नंबर्स यही वाले लिखे रहेंगे जो पहले से है 107। बस ये करेंगे कि ये जो हमारे पास न्यू नंबर्स आए, नई रो आई है, इसको इस रो के अंदर ला के ऐड कर देंगे बस। थर्ड क्या है, एनी 2 रोज कैन बी इंटरचेंज। जैसे ये फर्स्ट करें, ये जो हमारी 0 रोज है, जीरोस की रो है, ये यहाँ सेकंड रो की जगह पे होती, तो हम क्या कर सकते थे, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर सकते थे। तो ये 3 हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। बाद जगह पे 4 भी लिखे होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो वो 4 असल में इन तीनों में से निकले हुए, ठीक है, इन 2 का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, उसको मिला के एक चौथा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी बना दिया जाता है। आगे देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ऊपर लीनियर सिस्टम था उससे हमने ये मैट्रिक्स बनाया है। ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, और ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, और वर्टिकल लाइन हमने बना दी है सेपरेट करने के लिए कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को। इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कि मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो साथ में हम ये सी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको हमने सी मैट्रिक्स से डिनोट किया था, ये कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है ये लगाना इतना ज़रूरी नहीं होता, लगाना चाहे तो ठीक है वरना नहीं भी लगाए, और बाज़ जगह पे इनको वर्टिकल लाइन नहीं लगाते बल्कि डॉट्स तो ये लगा देते हैं डैश्ड लाइन, तो आप चाहे तो डैश लाइन लगा दें, चाहे ये सॉलिड लाइन लगा दें, चाहे कुछ भी ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये जैसे देखें, ये हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिखी थी, एग्जांपल 1 या एग्जांपल 2। ये आगे हमारे पास कोफिशिएंट्स और ये हमारे पास कांस्टेंट्स थे 3 3। अब हमारे पास आ रहा है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम कैन बी अटेम्प्टेड टू फाइंड बाय रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर सिस्टम टू रो एचेलॉन फॉर्म बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस and then rewriting the augmented matrix in the form of equations and solving them.
सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है उससे हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर देंगे रो एशेलन फॉर्म में, जिसको रो एशेलन फॉर्म कहते हैं, सिंपली एशेलन फॉर्म भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद दोबारा से हमने इक्वेशन देखनी है, यानी पहले इक्वेशन से आएगा मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से फिर वापस इक्वेशन आएंगे और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास जैसे एक सिस्टम है, 3 इक्वेशन है, इसके अंदर 3 अननोन्स हैं, तो हमने यहाँ पे ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये अगर आप वर्टिकल लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो सबसे पहली रो है, सबसे पहली रो, इसमें देखिए कि 1 मौजूद है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो 1 पहले से मौजूद है तो हमारा काम आसान होगा। इस 1 को यूज़ करके हमने इसे भी 0 करना है और इसे भी 0 करना है। और वो हमने कैसे करना है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देना है, इस रो के अंदर। ये देखिए, इसको अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सारे नंबर्स ऊपर लिख रहा हूँ। ये बन जाएगा -3, ये आ जाएगा +6, ये -12 और ये -9। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 0 आ गया। इन दोनों को ऐड करें 6 + 3 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करें -13 आ गया। ये इन दोनों को ऐड करें तो -9 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। इस ऑपरेशन को साथ में लिखना भी है हमें, ये लिखा है साथ में। कैसे लिखते हैं, R2 इसकी जगह पे अब ये आ गया है R2 -3R1। ठीक है, R2 को हमने हटा दिया और R2 की जगह पे ये चीज़ आ गई है R2 -3R1। अब इस 1 को यूज़ करके हमें इसे भी 0 करना है, क्योंकि हमने कहा था कि रो एशेलन फॉर्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे लीडिंग 1 होगा उसके नीचे सब 0 होंगे, तो इसको भी 0 करना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे। -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब इसमें ऐड करें -2 + 2 तो ये आ गया 0, 4 -1 3 -8 + 1 -7 और -6 + 3 -3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 ज़ीरोस बन गए इसके नीचे। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, पहली रो का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रो में हमें देखना है कि क्या यहाँ पे लीडिंग 1 है, नहीं है। अगर हम, ये लीडिंग एलिमेंट तो है, अगर हम इसको 1 बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस रो को 9 से डिवाइड कर दें, पूरी रो को 9 से डिवाइड कर दें। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -13/9 और यहाँ पे -1, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि जितनी फ्रैक्शन आएंगे तो उनको फिर डील करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने कोशिश करना है कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करें। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि इस रो को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते तो ये 0 आ जाएगा। हमें इसमें कोशिश यही करनी होती है कि यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहला काम हम फिर ये करेंगे कि इन 2 रोज को करेंगे इंटरचेंज, ये R2 और R3 इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये इंटरचेंज हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे ये 0 आएगा, तो हमें को 0 इसके नीचे लाना है। ये हमारा लीडिंग एलिमेंट है। मैंने आपसे पहले कहा था कि लीडिंग 1 बनाना इतना ज़रूरी नहीं कि 1 होना ज़रूरी नहीं, बस लीडिंग एलिमेंट हमें कोई सा मिल जाए तो फिर हमें कोशिश ये करनी कि उसके नीचे 0 बनाएं। तो इस रो के अंदर देखिए ये लीडिंग एलिमेंट आ गया, अगर तो इसके नीचे हम 0 बना लेंगे किसी तरह से। तो हमें नज़र आ रहा है कि नीचे 0 बनाना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर हम 0 बना सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर लें, ताकि जो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 0 बनेगा वो 0 यहाँ पे आ जाए। तो हमने इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, द लीडिंग एलिमेंट इन द सेकंड रो इज 3, इसके नीचे हम इसे 0 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये -6 आ जाएगा। ये हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इसको -3 से करेंगे तो ये +21 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये आ गया 0। ठीक है, उसके बाद 21 - 13 8 आ जाएगा, 9 - 9 यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए ये जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट था इसके नीचे 0 आ गया। अब ये जो हमारे पास अगला लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे तो अब कुछ है ही नहीं,
तो ये हमारे पास डिजायर्ड लेवल तक रो एचेलॉन फॉर्म आ गई है। अगर इसको लीडिंग 1 बनाना चाहें तो इस रो को 3 से डिवाइड कर दें और इस रो को 8 के साथ डिवाइड कर दें, अगर तो बनाना चाहे, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था, अब मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन बनाएंगे। अब जब हमारे पास इक्वेशन आएंगे तो ये पहले के मुकाबले में बहुत आसान होंगे सॉल्व करना। सबसे जो आखिरी इक्वेशन है इसको हम सबसे पहले लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी 0a प्लस 0b प्लस 8c इक्वल 0। ये 0a प्लस 0b प्लस 8c इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एक हमारे पास अननोन आ गया। उसके बाद सेकंड रो पे चलेंगे। सेकंड रो से हमारे पास क्या बनेगी 0a प्लस 3b माइनस 7c इक्वल -3। ये आ जाएगी सेकंड रो। हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1। उसके बाद फर्स्ट रो पे चलेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगी a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल 3। ये आ जाएगी 1a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल 3। अब हमें जो वैल्यूज मालूम है b और c की पुट कर दे तो a हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। इसकी वेरिफिकेशन कर लें। इक्वेशन नंबर 1 है। सॉल्यूशन का हमने क्या था, क्या मतलब है कि अननोन की ऐसी वैल्यू जो कि तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें पुट करें a b c, 2 में पुट करें। ये सिंपल सा काम है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। जो हमारे पास एक तरह की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी, इसका ग्राफ 3 स्पेस में बनता है क्योंकि 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। 3 स्पेस या 3D ग्राफ बनता है इसका, और ये ग्राफ एक प्लेन होता है, कैलकुलस में पढ़ाया जाता है। ये प्लेन होता है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है तो 3 प्लेन बनेंगे। ये ग्रीन है, ब्लू में और पिंक में 3 प्लेन है। तो तीनों प्लेन यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये असल में सॉल्यूशन है हमारा। ये हमारे पास एक और सिस्टम मौजूद है, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए, पहली रो में हमें देखना होता है, अगर तो हमें 1 मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। हमें नजर आ रहा है कि ये 2 रोज है, इनमें 1 मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 2 रो में से किसी एक रो को फर्स्ट रो पे ले सकते हैं, यानी कि इन 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं या इन 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं ताकि 1 हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाए। वरना हम ये भी कर सकते हैं टेक्निकली तो कि इस रो को 3 से डिवाइड कर दें। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शंस आ जाएंगी। टेक्निकली ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो हमारी वर्किंग बढ़ा देगा। तो इसके हम रोज को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे रो 1 और रो 2 उनको इंटरचेंज किया गया है। उसके बाद क्या करना है, इस 1 को यूज करके हमें इसे भी 0 करना है और इसे भी 0 करना है। तो कैसे 0 करेंगे, पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो R2 है, इस R2 की जगह पे क्या आएगा, R2 माइनस 3R1। तो ये सारी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। इसी तरह से ये 1 है, इसको हमें 0 करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को सिंपली सबट्रैक्ट कर देना है थर्ड रो में से। तो R3 की जगह पे क्या आ जाएगा, R3 माइनस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे पास डिजायर्ड लेवल तक आ गया है रो एचेलॉन फॉर्म। कैसे, हमारे पास फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट ये था, इसके नीचे सब 0। सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट ये था 8, इसके नीचे 0। इस 8 को अगर हम 1 बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दें, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। और फोर्थ रो देखें, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये है, इसको भी 1 बनाना चाहे तो 17 से डिवाइड कर दें। तो देखें, ये लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे सब 0, ये 8 है, इसके नीचे सब 0। 0 रोज तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म में है। अब हमारे पास लीडिंग एलिमेंट आ रहा है ये लास्ट कॉलम में। लास्ट कॉलम में, जब भी लास्ट कॉलम में लीडिंग एलिमेंट आएगा, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। जब भी लास्ट कॉलम में लीडिंग एलिमेंट आएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीजन क्या है, ये आखिरी जो हमारे पास रो है, इससे अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी इक्वेशन, 0x1 प्लस 0x2, कौन से वेरिएबल थे, x y z थे, 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल 17। ये देखो, ये आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ये आ जाएगा 0 इक्वल 17। अब 0 इक्वल 17 ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। ये फिर हमारे पास 3 वेरिएबल में इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन। तो इनके ग्राफ क्या होंगे, 3 प्लेन्स बनेंगे।
ये इनका ग्राफ है, इनमें से दो प्लेन्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन्स किसी एक जगह पे जाके मीट नहीं कर रहे, पैरेलल है और नॉन ओवरलैपिंग है, तो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी एक पॉइंट पे, तो लिहाजा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका। इस पे अगर आप गौर करें इक्वेशंस को, तो ये दो इक्वेशंस देखें, इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लेन्स पे हमारे पास पैरेलल और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, पैरेलल और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, तो फिर इस सूरत में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। Since there are three possibilities regarding solution of a linear system, ये अभी हमने ऊपर देख लिया था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। So the row echelon form of the augmented matrix will also lead to one of these cases, which has been summarized below. ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तब भी यही तीन केसेस आएंगे। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रो एचेलॉन फॉर्म को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, कैसे पता चलेगा देख के। If there is a leading one in the last column in the row echelon form, then the system is inconsistent. ये अभी हमने देख लिया है कि लीडिंग एलिमेंट लास्ट कॉलम में तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। If there is no leading element in the last column in the row echelon form, then the system is consistent. लास्ट रो में ना हो, लास्ट कॉलम में सॉरी ना हो, जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास लीडिंग एलिमेंट्स ये देखें, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, आखिरी कॉलम में नहीं था कहीं भी लीडिंग एलिमेंट। आखिरी कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अब आगे फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं कि क्या सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। इन दिस केस देयर मे अराइज टू केसेस। पहला केस क्या है, इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स एक ही बात है इक्वल नंबर ऑफ अननोन्स इन द सिस्टम, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हों तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारी पहली एग्जांपल में था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी थी 3 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, वो भी 3 थे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने लीडिंग एलिमेंट होंगे उतनी ही नॉन जीरो रोज होंगी। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कम है और अननोन ज़्यादा है, अननोन ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। वो केस अभी हमने आगे करना है। जैसे कि नॉन जीरो रोज 2 हैं और अननोन 4 हैं, ये केस भी अभी आगे चल के आएगा, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया, इसकी हमने रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि इस 1 को यूज़ करके हमने इन दोनों को जीरोस करना था, तो वो आपको पता है कैसे करना, वो हमने जीरो किया। जब जीरो करने की कोशिश किया तो ये सारी की सारी रो जीरो आ गई, और हमने कहा था कि जीरो रो को बॉटम में होना चाहिए, तो हम इन दो रोज को इंटरचेंज कर देंगे। ये हमने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया। अब ये रो एचेलॉन फॉर्म है ही नहीं, ये देखें, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सब जीरो, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सब जीरो, आगे तो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं। अब देखें रो एचेलॉन फॉर्म में आगे लास्ट कॉलम में 1 नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, और अननोन कितने हैं, 3, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, हमने करना ये है कि हमारे पास इनका डिफरेंस कितना है, यानी कि अननोन हमारे पास 3 है और नॉन जीरो रोज 2 है, बाकी 1 बचता है, तो हमें किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके चलना है, किसी एक वेरिएबल को। और हम आमतौर पे करते हैं कि जो हमने आखिरी वेरिएबल लिखा था, यानी कि आखिरी कॉलम जो होता है, उस आखिरी कॉलम जिस वेरिएबल का है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे z है तो हम z को लिख देते हैं s। s हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि ये कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने z को ले लिया s, और हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बाकी वेरिएबल है उन्हें हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ s, इन टर्म्स ऑफ s। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को तो लिखने का फायदा नहीं, इस रो से हम बनाएंगे इक्वेशन। ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से z की जगह पे s आ जाएगा और y को हम एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ s।
ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से z की जगह s आ जाएगा, y की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमने x को भी एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ s, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। x y z तीनों वैल्यू आके s इसमें रियल नंबर है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। अब ये s इसमें क्या है ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी सोल्यूशन को हम वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं ताकि इसको देखना थोड़ा आसान हो। ये हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर है एक्स जी, जी का मतलब है जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया, अननोन्स का कॉलम आ गया, अननोन्स का एक वेक्टर आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, सच दैट एस इज अ रियल नंबर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, एस के जो कोफिशिएंट्स है -2 1 1 वो यहाँ लिखें, एक वेक्टर बना लेंगे और साथ में लिखते हैं एस प्लस ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे -13 डिवाइडेड बाई 4 है, 39 डिवाइडेड बाई 8 है और यहाँ पे +0 है, उसको यहाँ पे लिखते हैं और आगे भी सच दैट एस बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन में एक सोल्यूशन लिखा गया है। अगर आप एस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यही चीज़ आपके पास फिर से आ जाएगी। इस पर भी इनफैक्ट ये ब्रैकेट होनी चाहिए थी, यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए थी यहाँ पे। अच्छा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन था। पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसके लिए क्या करना है, हम एस की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पुट कर दिया है एस इक्वल 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो सारे का सारा 0 हो जाएगा, बाकी सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और ये जेड की वैल्यू आ गई। ये यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए नीचे लिख देंगे कि हमने एस को 0 दिया है। यहाँ पे हमने 0 लिया, 0 के अलावा कुछ और भी ले लें, आप चाहे तो 1 ले लें, -7.9 ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें, कुछ भी ले लें, उससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने सोल्यूशन है, क्योंकि एस की वैल्यू इनफाइनाइट अज्यूम की जा सकती है, तो लिहाजा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं। वेरिफिकेशन आप लोग इसकी कीजिएगा, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द फर्स्ट गिवन इक्वेशन। ये देखें, पहली इक्वेशन में पुट कर दिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप लोग करके चेक कर लें। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा है इसका। यहाँ पर हमारे पास ये दो प्लेन्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक ये पिंक कलर में है और एक ये ब्लू कलर में है और एक ये ग्रीन कलर में है। तो ये तीनों जो प्लेन्स हैं ये देखिए इस लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो इस लाइन का हर एक जो पॉइंट है ये इनफाइनाइटली आगे भी चलेगी और ये इनफाइनाइटली इधर पे भी जाएगी। इस लाइन का हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन है और इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब ये दो प्लेन्स ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, ये हमारे पास सिस्टम है। इनमें जो पहली दो इक्वेशन है ये एक दूसरे का मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल। पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है, लिहाजा दोनों का ग्राफ भी आइडेंटिकल बन रहा है। अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे +26 आता, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास सेम आ जाएगी, कांस्टेंट अलग आएगा, कांस्टेंट अलग होता है। तो फिर क्या होता है, दोनों प्लेन्स पैरेलल बनते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। इस तरह का केस अभी इससे पहली एग्जांपल में हमने देखा था। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो इक्वेशन है हमारे पास और इसमें अननोन्स हैं 4, A B C D, 4 अननोन्स है। तो इसमें पहले देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया। पहले रो में देखिए लीडिंग एलिमेंट मौजूद है, तो इसके नीचे इसको हमने 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दें। तो ये हमारे पास आ गया और ये अब हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म में है। देखिए 1 है, इसके नीचे 0 है, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म में है। तो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट आखिरी कॉलम में नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। और इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4, A B C D, 4 अननोन्स हैं। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब है कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को अज्यूम करना है। 2 वेरिएबल कौन से ले ले, C और D ले लेते हैं। C को S लिख देते हैं और D को हम T लिख देते हैं। 2 अननोन दो हमारे पास आ जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और हमें अब करना क्या है कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं A और B, क्योंकि C और D को तो हम अज्यूम कर चुके हैं, A और B इन्हें हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ S एंड T। तो सेकंड रो से लेके हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसमें हमने क्या किया, C और D की जगह पे S और T पुट कर दिया और यहाँ से B को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ S एंड T। इसी तरह से फर्स्ट रो से देखिए हमारे पास ये आ रहा है,
ये डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे बी था, बी की वैल्यू लिख दी, सी और यहाँ पे डी, ये हमने पुट कर दिया और हमने ए को भी एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है, ये ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई और डी की आ गई, सोल्यूशन हमारे पास आ गया। और वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहले क्या करेंगे, एस के सारे कोफिशिएंट लिख लें। ए में से देखें 1 आ जाएगा, बी में से 2 आ जाएगा और सी में से देखें 1 आ जाएगा और डी में से एस का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। ये एस के कोफिशिएंट्स आ गए। फिर उसके बाद टी के कोफिशिएंट लिख लेंगे, टी का कोफिशिएंट यहाँ से 7 आ गया, -5 आ गया, यहाँ से टी का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ से 1, ये देखिए ये सारे आ गए टी के कोफिशिएंट्स। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म, ए में से कांस्टेंट टर्म ये आ गई, बी में से ये आ गई और सी और डी में से तो 0 आएंगी डेफिनेटली, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि एस और टी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम एस और टी की कोई वैल्यूज पुट कर देंगे। अब क्या वैल्यू पुट करनी है, सबसे आसान तो हमारे पास होता है एस और टी को 0 पुट कर दें। एस और टी को 0 पुट कर देंगे तो बस ये सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट वैल्यू ले ली गई है, एस को 1 ले लिया गया है, टी को 0 ले लिया गया है, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है, उससे हमारे पास ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन आपको कर लीजिएगा, गिवन जो दोनों इक्वेशन है उसमें पुट करके कि हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है दोनों इक्वेशन या नहीं हो रही। स्कूल लेवल तक जब हमें ये सिस्टम पढ़ाए जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि जितने हमारे पास अननोन्स होंगे उतनी ही इक्वेशन होंगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तो ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। उस लेवल तक जितना हमें पढ़ाना होता है वो बात ठीक है, लेकिन हम लोग अब ज़रा सा हायर लेवल पे आकर इन सिस्टम को पढ़ें तो अब हमने यहाँ पे देख लिया है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो तो भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं, नंबर ऑफ अननोन 4 हैं, तो भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। इनफैक्ट नंबर ऑफ इक्वेशंस जितनी कम होती हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी ज़्यादा होती है सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का चांस उतना ही कम होता है। बाद बात ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कम है और नंबर ऑफ इक्वेशन उससे ज़्यादा है। जैसे कि अगर हमने ये जो आज एग्जाम्पल 1 देखी थी, इसको दोबारा देख लें, अगर ये हमने एग्जाम्पल 1 देखी थी, इसका हमने देखा था सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, a = 1 b = -1। अगर फर्स्ट करके हमारे पास एक और इक्वेशन होती यहाँ पे a - b = 4, एक और इक्वेशन होती, तो हमारे पास देखिए 3 इक्वेशन आ गई हैं, 2 अननोन है, तो बज़ाहिर लगता है कि अब तो ज़्यादा इक्वेशन होंगे, सोल्यूशन ज़्यादा आसानी से फाइंड किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा इक्वेशन होने का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का चांस कम है। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई ए और बी की, तो पहली दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इन वैल्यू से, इसके अलावा किसी और से सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर तो इन 3 इक्वेशन के सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और ये है इसका सोल्यूशन, तो ए और बी की इन वैल्यूज को इस तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वो इस पे पुट करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब होगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई थी। तो हमारे पास ये जो एडिशनल इक्वेशन आई थी इसने प्रॉब्लम खड़ी की है, तो लिहाजा नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होने का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का चांस उतना कम होगा, क्योंकि हमारे पास जो अननोन है उनकी जो वैल्यूज हैं उससे सेटिस्फाई करना है उतनी ही ज़्यादा इक्वेशंस को। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें 4 अननोन से 2 इक्वेशन थी, उसमें अगर इसके अंदर एक और इक्वेशन भी होती है हमारे पास, जैसे कि a + b - c - d = 3, एक और इक्वेशन भी होती, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, हो सकता है कि वो इसको सेटिस्फाई ना